क्या बात है बादल जी, आज बड़े खुश लग रहे हो। अब जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। बिजली, मुझे तो अब ये बारिश भी बहुत अच्छी लगती है। जरा देखो तो बाकी पक्षियों के घर पेड़ों पर कैसे घास फूस के बने हुए हैं। तेरे जैसा मजबूत घर है भला किसी का? नहीं है नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें कल से 100 दफा बता चुकी हूँ। बादल काके ने अभी अभी बहुत बड़ा, सुंदर और मजबूत घर बनवाया था। दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में बैठे उसी की बातें कर रहे थे। चिड़िया बहन, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कफे का घर एक बार अंदर से देख आऊं। बाहर से तो बहुत बड़ा और सुंदर है। सच कहा कबूतर भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बादल कौवा हम सबको अपने घर में जाने देगा। क्यों भला चिड़िया? क्योंकि बबली बहन जब से कौवों का नया घर बना है, वो तो हम में से किसी पक्षी के साथ अच्छे से बात नहीं करते। वो सब बैठे हुए थे कि तभी तोता और तोती भी आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं तोते भैया, हम सब तो कौवों की बातें कर रहे थे। उन्होंने अपना घर बहुत सुंदर बना लिया है। अरे दोस्तों, छोड़ो उन कौवों के घर को। पता है, मैं और चीकू जी आ रहे थे कि हमें मौसम के पक्षी ने बताया कि अभी जो बारिश हो रही है ये तो कुछ नहीं, आने वाले 2-3 दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। इसलिए हम सब पक्षी अपने अपने घोंसलों को पक्का कर लें। चिड़िया, मेरा घर तो बहुत कमजोर है, लेकिन मेरा मुरम्मत करने को जरा भी मन नहीं कर रहा। कबूतर भैया, घर तो मेरा भी कमजोर है, लेकिन घर की मुरम्मत तो करनी ही होगी। बारिश रुकने पर सभी पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तोता तोती घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में कौवों का घर आता है। चीकू जी, मैं क्या कहती हूँ कि मौसम की चेतावनी हम इन कौवों को भी दे देते हैं। भला इन कौवों को चेतावनी की क्या जरूरत, इनका घर तो वैसे ही बच जाएगा। नहीं नहीं, हमें बता देना चाहिए, इसी बहाने हम उसका घर भी देख लेंगे। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही है। फिर चीकू तोता दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे, कौन है बाहर? बड़ा घर देखा नहीं, क्या चले आए? बिजली का भी गुस्से में दरवाजा खोलती है। बिजली, हम मुंह उठाकर नहीं आए, बल्कि तुम्हारे भले के लिए आए हैं। ये तो चिंकी ने कहा, वरना हमें तुम्हारा भला करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम मेरा क्या ही भला करोगे? जाकर पहले अपना भला करो। देखा भी है इतना बड़ा घर कभी? नहीं देखा और ना ही देखना है। बिजली और तोते का शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है तोते भैया, आप ऐसे लड़ क्यों रहे हो? चिड़िया बहन, मैं कौन सा लड़ रहा हूँ, इस कवि को ही ज्यादा पड़ लग गई है। मैं और चिंकी तो इन्हें बरसात की चेतावनी देने आए थे, लेकिन ये तो हमसे लड़ने ही लग गई। अच्छा, हमारा बड़ा घर देखकर तुम सबको जलन हो रही है ना? हमें तो बरसात की कोई चिंता नहीं है। चिंता तो तुम सब पक्षी करो, क्योंकि बाढ़ में तुम सबके घर बह जाएंगे। सभी पक्षी अपने घर को लौट जाते हैं। चिंकी भी अपने पति को लेकर घर जाती है। चीकू जी, आपको क्या जरूरत थी उस कपी के मुंह लगने की? तुम्हें ही जाना था उन कपों को सूचना देने। घर क्या बना लिया उन कपों ने, हवा में उड़ रहे हैं। देखना अब मैं क्या करता हूँ। चीकू जी, अब बस कर दीजिए और सो जाइए। रात हो चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन तोते को नींद नहीं आ रही थी। जब तक मैं इस कपी को सबक नहीं सिखा देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बड़ा घमंड है ना इस कपी को अपने घर पर। अब देख बिजली की बच्ची। फिर चीकू तोता रात के अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो कौवों के घर जाता है और अपनी तेज चोंच से उनके घर के नीचे सुराख कर देता है, ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी सीधा उनके घर में जाए। तभी आसमान पर बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश तो शुरू हो गई। अब मजा आएगा इस बिजली को। चीकू से पंगा लेने पर क्या होता है। फिर चीकू तोता वहाँ से अपने घर जाता है और जाकर सो जाता है। जंगल में बारिश तो और भी ज्यादा हो रही थी। मानो खिड़की बंद कर दो, बारिश बहुत तेज है, मुझे ठंड लग रही है।
हाँ चंदू जी, खिड़की बंद कर रही हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ मानो, ये तो अच्छा हुआ कि हमने वक्त रहते अपने घर की मुरम्मत कर ली। बिजली, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन हमें इस बारिश की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा घर बहुत पक्का है। हाँ बादल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बाकी पक्षियों का देखना बहुत बुरा हाल होगा, खासकर उस मोटी चोंच वाले का। तभी बिजली का पी की नजर पड़ती है, जहाँ एक छेद से पानी अंदर आ रहा था। बादल जी, ये क्या, हमारे घर में तो पानी भर रहा है। ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में पानी भला कैसे आ सकता है? मैंने ये घर बहुत मजबूत बनवाया था। मुझे तो लगता है ये जरूर उस मोटी चोंच वाले का काम है, मुझसे बदला लेने के लिए। जो भी हो बिजली, अब हमें घर से बाहर निकलना होगा, वरना हम यहीं मर जाएंगे। वो दोनों घर से बाहर आते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं हर तरफ पानी ही पानी था। पूरे जंगल में बाढ़ आ चुकी थी, सभी पक्षियों के घोंसले पानी में बह चुके थे। वो कौवे एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सभी पक्षी भी एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। कबूतर यार, मेरा घर भी डूब गया, लेकिन चिड़िया कहाँ चली गई? चंदू, चिड़िया कहाँ है? चलो दोस्तों, सभी मेरे साथ चलो, मैंने हम सब के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है। मानो चिड़िया के कहने पर सभी पक्षी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ते हैं। तभी उन्हें बिजली और बादल की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई हमें सुन रहा है तो बचाओ, मैं और बिजली यहाँ फंस गए हैं। अरे, ये तो बिजली और बादल की आवाज है। फिर मानो चिड़िया और सभी पक्षी कौवों के पास जाते हैं। चलो बादल और बिजली, हमारे साथ चलो, वरना इस बाढ़ में तुम भी बह जाओगे। लेकिन कहाँ जाएंगे हम? बिजली, तुम चिंता ना करो, मैंने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है। फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को लेकर अपने साथ वहाँ से उड़ती है। वो सब एक बड़े पेड़ की बड़ी खोखर में जाते हैं। हमें तो लगा था कि कौवों का घर बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसी बारिश में वो भी बह गया। नहीं कबूतर, ये सब इस मोटी चोंच वाले का किया है, पूछो इससे। फिर चीकू तोता सारी बात बता देता है। चीकू भैया, ये तो बहुत बुरी बात है, लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को मुसीबत में डालो। हाँ चिड़िया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, मुझे माफ कर दो। ठीक है तोते, लेकिन मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी माफ कर दो। जंगल में बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। काफी पक्षी तो कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि जंगल में लगातार बारिशों से उनके घर में राशन अब खत्म हो चुका था। बादल कौवा और बिजली का भी भूख से सताए हुए कबूतर के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चीकू जी, इस समय कौन आया होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं देखता हूँ। फिर तोता दरवाजा खोलता है और कौवे घर के अंदर आ जाते हैं। तोते यार, अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था, भूख के कारण पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिंकी बहन, क्या आपके पास कुछ भोजन है? अरे बिजली बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो भोजन हमने बरसात के लिए जमा किया था, वो तो आप दोनों ने बरसात शुरू होने से पहले ही चोरी कर लिया था। चिंकी, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, परंतु हमें क्या पता था कि बरसात इस बार इतनी देर तक रहेगी। ऐसी बरसात में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा। यार तोते, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी, वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। मानो चिड़िया बहुत दयालु है, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो हमें जरूर देगी। तो ठीक है तोती बहन, चले हम सब चिड़िया के पास ही चलते हैं। फिर वो सब मानो चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ठंड बना दी थी। वो सब बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही खिड़की से देख लिया था, इसलिए दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, परंतु बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है।
मैं और चीकू जी बहुत भूखे हैं। और हम भी। चिड़िया बहन, उस दिन जो मेरे पति ने तुमसे लड़ाई की थी, मैं उसके लिए तेज बारिश में बादल कप्पा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ये पक्षी भी बहुत चालाक हो गए हैं। क्या जाता है इनका, अगर एक दाना मुझे दे दिया करे। अब तो जंगल का कोई पक्षी भी मेरा विश्वास नहीं करता। क्या करूं मैं? आज तो भूख भी बहुत लगी है और ऐसी बारिश में अब मैं दाना कहाँ से ढूंढने जाऊंगा। तभी उसे दूर से बंटी कबूतर दाना लेकर आता हुआ दिखाई देता है। ये कबूतर तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये तो कभी मेरी बातों में नहीं आएगा। तभी कप्पे के दिमाग में एक नई शरारत आती है। जैसे ही कबूतर कप्पे के पास पहुंचता है तो बादल कप्पा नीचे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हिलने लगता है। कप्पे को ऐसा करता हुआ देखकर कबूतर जल्दी से वहां आता है। बादल कप्पे, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कप्पा कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही करने लगता है। बंटी कबूतर थोड़ा सा पानी कप्पे के मुंह में डालता है, लेकिन कप्पा फिर भी वैसा करना ही जारी रखता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा दाना खिलाता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। कप्पा जब ये सुनता है वो तो खुशी से फूल जाता है। फिर कबूतर दाना कप्पे को खिला देता है। तभी कप्पा भी उठ जाता है। बादल कप्पे, मैं तो घबरा ही गया था। तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें क्या बताऊं कबूतर के मुझे क्या मसला है। सभी पक्षी समझते हैं कि मैं बहुत काहिल और सुस्त हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मुझे कितनी बीमारियाँ हैं। 3-4 रोज से तो मैं कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ। बैठे बैठे ही चक्कर आने लगते हैं और मन घबराने लगता है। तुम ही बताओ कबूतर कि ऐसी हालत में मैं कैसे काम करूं। मेरी जिंदगी का तो अब कोई भी भरोसा नहीं है। बादल, ऐसा तो ना कहो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हम सबको ये तो नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो। मैं सभी पक्षियों से कह दूंगा कि तुम्हारा ख्याल रखें। कप्पे के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मैं भी कप्पा हूँ, जितना ऊपर से काला हूँ उतना ही अंदर से काला हूँ। ये तो मेरी शान के खिलाफ है कि मैं कोई काम करूँ। अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही एक्टिंग कर कर खाऊंगा। फिर कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चीकू तोता भी वहीं बैठा हुआ था। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि बादल कप्पा कितना आलसी है, इसलिए मैं उसके सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन असल बात का तो मुझे अब पता चला है। क्या हुआ बंटी भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चिड़िया बहन, वो कप्पा तो बहुत बीमार है। उसको तो ऐसी बीमारी लगी हुई है कि वो बीमारी मेरी समझ में भी नहीं आई और ना ही उस बीमारी का कोई इलाज है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि इस मुश्किल समय में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। उसने आज तक हमारे जंगल में कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन जो भी हो वो है तो हमारे जंगल का पक्षी। हमारे जंगल की रौनक उसी की वजह से ही है। बताओ कबूतर, हमें क्या करना होगा? मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर बारी बारी उसे दाना दिया करेंगे। हाँ बंटी भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह वो तीनों पक्षी बादल कप्पे के पास जाते हैं। बादल भैया, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। जैसा भी हो, मैंने हर मुश्किल समय में आपका साथ दिया है। आपको मुझे बताना चाहिए था अपनी बीमारी का। मानो बहन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस मैं अकेला ही लड़ना चाहता था। ऐसा कहते हुए कप्पा फिर से वही एक्टिंग करना शुरू कर देता है। ये देखकर चिड़िया डर जाती है और वो कबूतर के बताए हुए मुताबिक एक दाना कप्पे के मुंह में डाल देती है। कुछ ही देर में कप्पा उठकर बैठ जाता है। कप्पे भैया, आपने घबराना नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मानो बहन, मुझे लगता है अब मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। ये बीमारी मुझे मारकर ही मेरा पीछा छोड़ेगी। अभी तो आज मुझे अपने घोंसले की मुरम्मत का काम भी करना था। जैसे ही मेरी सेहत ठीक होती है, मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा। कप्पे भैया, मैं कर दूंगी आपके घोंसले का काम। इसी हालत में मैं आपको घर का काम नहीं करने दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना मैं खुद ही कर लेता। बेचारी चिड़िया सारा दिन जंगल से सूखे तिनके लाकर कप्पे की छत की मुरम्मत करती है।
अगले दिन बादल कौवे का मामा साथ वाले जंगल से आता है। वो देखता है कि सभी पक्षी कौवे की बहुत सेवा कर रहे हैं। पक्षियों के जाते ही उसका मामा बादल कौवे के पास जाता है। भांजे, क्या तुम जंगल के राजा तो नहीं बन गए जो सभी पक्षी तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं? मामा जी, ऐसा ही समझ ले। अगर आप कहें तो आपको भी ये राज बता दूं। तभी कबूतर वहीं से गुजर रहा था। वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। मामा जी, सभी पक्षी मुझे देखकर दूर भागते थे, कहीं मैं उनसे कुछ मांग ना लूं। लेकिन इस बार मैंने भी ऐसा खेल खेला है कि आपने अपनी आँखों से देख ही लिया है। फिर बादल कौवा सारी बात अपने मामा जी को बता देता है। अरे वाह, सच में बादल, तुम्हारे जैसा दिमाग किसी का नहीं है। कबूतर जो सुबह सुबह फल लेकर कौवे के पास आया था, वो ये सारी बातें सुन लेता है और उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि वो कैसे उल्लू बन गया। लेकिन कौवे, अब तुम इस बात की चिंता ना करो, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। फिर वो सभी पक्षियों को बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। लेकिन बंटी भैया, अब हम क्या करेंगे? चिड़िया बहन, हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। हम भी वैसी ही एक्टिंग करेंगे जैसी वो करता है। कबूतर, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि जब भी कौवा एक्टिंग करने लगे, जो पक्षी भी वहाँ हो वो भी वैसी एक्टिंग करने लग जाए। इससे क्या होगा? इससे वो खुद ही एक्टिंग करना छोड़ देगा। अब इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस दिन के बाद सभी पक्षी ऐसा ही करते हैं। दोपहर को मिठू तोता कौवे के घोंसले में जाता है। तोते को देखकर कौवा वैसे ही करने लगता है। तुरंत तोता भी लेटकर अपनी आंखें बंद कर जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर बादल कौवा बहुत परेशान हो जाता है। शाम को जब रानू चिड़िया आती है तो कौवा उसे देखकर भी वैसी एक्टिंग शुरू कर देता है। तो मानो चिड़िया भी कौवे की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। कौवा तो और भी परेशान हो जाता है। मैं तो ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था, ये सभी पक्षियों को क्या हो गया है? अब मेरे दाने का क्या होगा? अगली सुबह कबूतर घबराया हुआ कौवे के पास जाता है। बादल यार, पूरे जंगल में तुम्हारी बीमारी फैल गई है। मैं अभी पास के जंगल में बुलबुल डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। पता है उसने क्या कहा है? क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि ये बीमारी जिसको सबसे पहले लगी है उसके दिल को निकालना होगा, फिर ही मैं उसके दिल की वजह से इस बीमारी को जान पाऊंगी। बादल यार, अब सभी पक्षियों की जिंदगी का सवाल है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दोस्तों के लिए ये कुर्बानी जरूर दोगे। ये सुनकर बादल कौवे के तो रंग ही उड़ जाते हैं। लेकिन मुझे तो कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं, तो क्यों मैं अपना दिल दूं? तभी बाकी सब पक्षी भी आ जाते हैं। मैं तो बस ड्रामा कर रहा था आप सबसे दाना लेने के लिए। कौवे, हम सब भी ड्रामा ही कर रहे थे तुमसे सच बुलवाने के लिए। क्या तुम खुद को ज्यादा होशियार समझ रहे थे? लेकिन तुमसे ज्यादा बुद्धू कोई भी नहीं है इस जंगल में। तेज बारिश में सर पर टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया पूरे जंगल में सब्जी बेच रही थी। सब्जी लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, आलू टमाटर भिंडी करेला सब लो। सब्जी लो सब्जी। चिड़िया रुको रुको, मुझे 1 किलो हरी मिर्ची देती जाओ। अरे तोती बहन, इतनी मिर्ची का आप क्या करने वाली हैं? चिड़िया, मेरी माँ आई हुई है दूसरे जंगल से। वो मिर्ची का अचार बहुत अच्छा बनाती है, बस इसीलिए मैं अपनी माँ से मिर्ची का अचार बनवा रही हूँ। पूरे जंगल में तुम्हारी सब्जी ही बहुत ताज़ा होती है। हाँ तोती बहन, क्योंकि मैंने अपने खेत में ताज़ा सब्जियाँ उगा रखी हैं। फिर मानो चिड़िया बारिश में आगे बढ़ती है। चिड़िया, जरा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। जी कभी बहन, बताइए क्या लेना है आपको? आलू और भिंडी दे दो। बिजली बहन, पिछले 30 रुपए रहते हैं आपके। हाँ हाँ, सब याद है मुझे। पहले सब्जी तो दो, पैसे भी देती हूँ। फिर बिजली कभी चिड़िया से सब्जी ले लेती है। पिछली बार जो टमाटर देकर गई थी वो सारे गले सड़े थे। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। तेरे वो गले सड़े टमाटर खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है।
अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होगा, देखना कभी दर्द तो अब भी होगा। मानो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपनी टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। बिजली, क्या बना रही हो आज? आलू और भिंडी। बिजली, मेरा तो आज गोभी खाने को मन कर रहा था। पहले ही चिड़िया मुझे ढेर सारी बातें सुना कर गई है, वो तो आज भी मैंने उससे धोखे से ली है सब्जी। उस चिड़िया का भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, सब डरते हैं मुझसे। लेकिन ये छोटी चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। अगली सुबह जब मानो चिड़िया जंगल में सब्जी बेचने जाती है तो वो बिजली कपी के घर की ओर नहीं जाती। मानो चिड़िया जंगल के दूसरे हिस्से में सब्जी बेच रही थी। बिजली कपी तो अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई? लगता है बहुत सियानी हो गई है, लेकिन मैं भी सब्जी उसी से ही लूंगी। फिर बिजली कपी अपनी टोकरी लेकर वहाँ से उड़ती है। मानो चिड़िया दूर से ही बिजली कपी को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से भागती है, मगर बिजली कपी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया रुको रुको। बिजली, मुझे जाने दो, मेरा काम का समय है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ? बादल की तनख्वाह 1-2 दिनों में मिल जाएगी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सारे पैसे ही दे दूंगी। जो भी हो बिजली, लेकिन आज तुम्हें उधार सब्जी नहीं मिलेगी, तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा, तो फिर मेरे मोहल्ले की ओर भूल कर भी मत आना, वरना बहुत पिटोगी। तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगी भी नहीं तुम जैसे भूखी के मोहल्ले में। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है। बिजली, इस छोटी चिड़िया ने तेरी इतनी बेइज्जती की, अब तो बदला लेना ही पड़ेगा। बादल, बादल जी, उस छोटी चिड़िया ने सबके सामने मुझे तुम्हारी प्यारी पत्नी को बुरा भला कहा, और वो मोटी चोंच वाला तो मेरी तरफ देख देख कर हंस रहा था। बिजली, तुम चिंता ना करो, ना रहेगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी वो जंगल में सब्जी। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा सब्जियों का खेत बर्बाद कर दूंगा। मेरा सुंदर पति बहुत प्यार करता है मुझसे। मानो चिड़िया सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। बादल कप्पा अपने घर से निकलता है। वो सीधा मानो चिड़िया के खेत में जाता है और वो चिड़िया के खेत से सब्जियां तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। अभी बादल कप्पे ने कुछ सब्जियां तोड़ी ही थी कि झाड़ियों से सांप निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ता है और चुपके से बादल कप्पे को डस लेता है। बचाओ, सांप, सांप, मुझे सांप ने डस लिया है। मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था जो बादल कप्पे को बचाता। कप्पा गिरता है और वहीं मर जाता है। अगली सुबह हो जाती है। बादल अभी लौट कर नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। मानो चिड़िया, बंटी कबूतर और तोता सभी कप्पे के पास जमा थे। बेचारे को सांप ने डस लिया और ये मर गया। देखो तो सही, मरा भी चोरी करते हुए, मौत तो अच्छी आ जाती इस कप्पे को। दोस्तों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तभी बिजली कप्पी भी वहाँ आ जाती है और अपने मरे हुए पति को देखकर रोने लगती है। बादल, बादल जी, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। बिजली, ये कुछ सब्जियाँ मरने से पहले बादल ने तोड़ी थी, तुम ये अपने साथ ले जाओ, शायद इन्हें खाने से तुम्हारा पेट भर जाए। ये सुनकर बिजली कप्पी बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन बादल कप्पा अब कौन सा लौट कर आने वाला था। बिजली कप्पी और बादल कप्पे का एक बहुत बड़ा खेत था। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत का बहुत ख्याल रखते थे। वो पति पत्नी अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिन्हें मंडी में बेचकर बहुत मुनाफा कमाते थे। लेकिन वो कप्पे बहुत कंजूस थे। कोई भी पक्षी कप्पों के खेत से सब्जी या दाना लेने आता तो वो कप्पे उसे बहुत मारते थे। देखा बिजली, हमारा खेत कितना हरा भरा है, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हाँ हाँ बादल जी, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ। हाँ, और किसी भी पक्षी को हम अपने खेत से दाना नहीं खाने देंगे।
हम उन छोटे पक्षियों को मुफ्त में क्यों दाना दें? मानो बहन, तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में जो कौवों का खेत है वो बहुत हरा भरा है और उनके खेत में तरह तरह की फसलें भी लगी हुई हैं। हाँ चीकू भैया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस हैं। वो कौवे तो अपने खेत से एक दाना भी नहीं खाने देते। चीकू भैया, अगर वो खेत मेरा होता तो मैं किसी पक्षी को भी मना ना करती। परंतु चिड़िया बहन, वो कौवे तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, वो तो बहुत कंजूस हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जंगल में गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण जंगल में सूखे का मौसम आ गया था। अब तो जंगल में ना भोजन मिलता था और ना ही पानी। जंगल के अब सभी पक्षी भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सब पक्षियों को भोजन ना मिलने के कारण 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता था। लेकिन उन कौवों के खेत को गर्मी के कारण जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन कौवों का खेत तो और भी हरा भरा हो गया था। बादल जी, जंगल में सूखा चल रहा है और जंगल के सभी पक्षी भूख के कारण मर रहे हैं। देखो ना, हमारा खेत तो एकदम हरा भरा है। हाँ बिजली, हम दोनों मिलकर अपने खेत की रक्षा जो करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपने खेत का एक दाना भी उन पक्षियों को नहीं दूंगा, चाहे वो सभी पक्षी भूख से मर क्यों ना जाए। चिड़िया बहन, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर आज भी मुझे कोई भोजन ना मिला तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। अब तुम ही कुछ करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखी हूँ। अब तुम ही कुछ कर सकती हो, हम सबको बहुत भूख लग रही है। कबूतर भैया और बुलबुल बहन, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही पानी पिया है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन अब मुझे कुछ करना ही होगा, वरना सभी पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। लेकिन चिड़िया बहन, अब तुम क्या करोगी? हमारे जंगल में ना भोजन है और ना पानी, बस अब तो हमारे जंगल में उन कौवों का हरा भरा खेत ही रह गया है। तुम्हें तो पता है कि वो कौवे अपने खेत का एक दाना भी हमें नहीं देंगे। हाँ चीकू भैया, मैं जाती हूँ कौवों के पास और बात करती हूँ। कोशिश करके देख लो मानो बहन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कौवे मानेंगे। फिर मानो चिड़िया उन कौवों के खेत में चली जाती है। अरे ओए छोटी चिड़िया, तू हमारे खेत में क्या करने आई है? अगर हमारे खेत से कुछ लेने आई हो तो अभी चली जाओ, क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। देखिए बिजली बहन, हमारे जंगल में इस समय बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। जंगल में हर तरफ सूखा ही सूखा है। हम सब पक्षी बहुत परेशान हो गए हैं। हम सब ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर अब भी हमने कुछ न खाया तो हम सभी पक्षी मर जाएंगे। बिजली बहन और बादल भैया, कृपया करो और हमें थोड़ा भोजन दे दो। वैसे भी कुछ दिनों में तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। बारिशों के कारण हमारे जंगल में सूखा भी चला जाएगा। बारिश के बाद तो हमारे जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। नहीं चिड़िया, तुमने सुना नहीं कि बिजली ने क्या कहा कि हम दोनों तुम्हें अपने खेत से एक दाना भी नहीं देने वाले। अब चली जाओ, वरना मैं और मेरी पत्नी तुम्हें मिलकर मारेंगे। बादल कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? क्या कौवों ने भोजन दिया? हाँ चिड़िया बहन, बताओ, तुम चुप क्यों हो? नहीं दोस्तों, नहीं दिया उन्होंने हमें भोजन। वो कौवे बहुत बुरे हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो कौवे कभी भी हमें भोजन नहीं देंगे। मुझे तो पहले ही पता था, वो कौवे बहुत दुष्ट है। दोस्तों, अब तो हमारे पास एक ही हल है कि हम सब ये जंगल छोड़कर अपने साथ वाले जंगल में चले जाएं, क्योंकि उस जंगल में अभी सूखे का मौसम नहीं आया है। अभी तो उस जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। हम सब पक्षी कुछ समय के लिए उस जंगल में चले जाते हैं। जब हमारे जंगल में सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम सब पक्षी वापस लौट आएंगे। हाँ चिड़िया बहन, ये ठीक रहेगा। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो सभी पक्षी एक बड़े पेड़ पर अपने घोंसले बनाकर रहने लगते हैं। उस जंगल में भोजन भी था और पानी भी था, इसलिए उन सभी पक्षियों को कोई भी चिंता नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं।
दूसरी तरफ जंगल में काले काले बादल आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो कौवे तो बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि इस बारिश के कारण उनकी फसलें और भी बढ़ जाएंगी। जंगल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो रही थी। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था और तो और उन कौवों का खेत भी पूरा पानी से भर गया था। वो कौवे अब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उस जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। बिजली, ये क्या हो गया? हमारे खेत में तो पानी भर गया है। अब तो हमारी सारी फसल खराब हो गई होगी। ये हमारे साथ क्या हो गया है? वो कौवे तो बहुत परेशान थे। 1-2 दिनों तक बारिश रुक जाती है और जंगल का पानी भी सूख जाता है, लेकिन उन कौवों की फसल तो बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। बादल जी, हमारी फसल तो खराब हो गई है, अब हम क्या खाएंगे? हाँ बिजली, हमने ये फसल कितनी मुश्किलों से लगाई थी। देखो तो एक ही झटके में सारी फसल खराब हो गई। लगता है बिजली, हमने पक्षियों को भोजन देने से मना किया था ना, इसीलिए हमारी फसल खराब हो गई और हमें उसी की सजा मिली है। मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना चिड़िया के साथ घने जंगल में जा रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, बारिश तो बहुत तेज है, अब हम क्या करेंगे? मीना बेटी, यहाँ तो हमारा कोई भी जानने वाला नहीं है। अब तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर ही बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। वो दोनों माँ बेटी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। सुनहरी चील अपनी बड़ी बहन के पड़ोस में ही रहती थी। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी, चलो चलो जंगल में चलते हैं। ऐसे मौसम में कोई ना कोई पक्षी तो हमें मिल ही जाएगा। छोटी, मेरा बारिश में भीगने का कोई भी इरादा नहीं है। तुम जाओ और अपनी किस्मत आजमा लो। बड़ी, मैं तो जा रही हूँ जंगल। देखना, मैं अपने साथ कोई ना कोई शिकार तो जरूर लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए भूखी चील वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो चील घने जंगल में पहुँच जाती है। सुनहरी चील दूर से ही चिड़िया को देख लेती है। मीना बेटी, सामने एक चील आ रही है, आप मेरे पीछे छुप जाएं। तभी चील भी वहाँ आ जाती है। अगर किसी तरह से ये माँ बेटी मेरे जाल में फंस जाए तो आज मजा ही आ जाए। चिड़िया, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चील चाची हूँ। मैं तो जंगल के सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हूँ। जो पक्षी भी बारिश में फंस जाते हैं, मैं उसे अपने साथ अपने घर में ले जाती हूँ। लेकिन चील चाची, मैंने सुना है कि आप तो पक्षियों को खा लेती हैं। ये सब झूठ है। मैं तो सब्जियाँ खाती हूँ। मैंने तो अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। तुम मेरे साथ चलो, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम मेरे घर में रह सकती हो। मामा चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर चील के साथ चली जाती है। तुम दोनों माँ बेटी वहाँ बैठ जाओ और मैं तुम दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। चील चाची, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन से नमक लेकर आती हूँ। फिर सुनहरी चील अपने घर से निकलती है और वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी बड़ी, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। तभी चील की बड़ी बहन दरवाजा खोलती है। छोटी, अब क्या हुआ? मैंने कहा था ना बड़ी कि मैं किसी शिकार को लेकर आऊंगी। मेरे घर में चिड़िया और उसकी छोटी बेटी है। क्या क्या सच कह रही हो तुम माँ बड़ी? और क्या मैं झूठ बोलूंगी? बड़ी चील सुनकर बहुत खुश होती है। शोरबा बनाकर पिएंगे उनका। नहीं नहीं, भून कर खाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। फिर चील अपनी बड़ी बहन को बताकर वापस अपने घर चली जाती है। चिड़िया, मैं तुम दोनों माँ बेटी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी तो मैं भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन चील चाची, आपके पास चावल नहीं है। चावल के बिना खिचड़ी कैसे बनेगी? तुम चिंता नहीं करो, चावल मेरी पड़ोसन लेकर आती होगी।
चिड़िया मिसाले देखकर और चूल्हे पर हंडिया देखकर डरी हुई थी कि आखिर वो चील क्या करने वाली है। मानो चिड़िया खिड़की पे बैठ जाती है और वो सामने पड़ोस के घर से चील को निकलते हुए देख लेती है। दूसरी चील को देखकर तो चिड़िया की जान निकल जाती है। सुनहरी चील रसोई में हंडिया के पास बैठी हुई थी। मीना, मीना बेटी, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। ये चील और इसकी पड़ोसन चील मिलकर जरूर हमारे साथ कोई गलत करने वाली हैं। दरवाजा खुला था। चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। चील उन दोनों को जाते हुए देख लेती है, लेकिन मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस घर से चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, सामने से उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। अरे वो चिड़िया कहीं भाग गई है, उसे ढूंढो। वो भला ऐसी बारिश में कहाँ जा सकती है, यहीं कहीं छुपी होगी। छोटी, हाथ आया शिकार तुमने निकाल दिया। चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पास ही झाड़ियों में छुपी हुई थी। फिर वो दोनों चील बहनें चिड़िया की खोज करती हैं। वो इधर उधर देखती हैं, पर चिड़िया उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वो थक हार कर वापिस चली जाती हैं। मीना, मीना बेटी चलो, वो चीलें चली गई हैं। अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक घर दिखाई देता है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कौवों का था। कौवा दरवाजा खोलता है। चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ जल्दी अंदर आ जाओ। फिर बादल कौवा चिड़िया को अपने घर में ले जाता है। कभी भैया और कभी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पीछे दो चीलें हमें खाना चाहती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हैं। चिड़िया, वो चीलें तो बहुत बुरी है। वो तो मुश्किल में फंसे हुए पक्षियों को अपने साथ लेकर जाती हैं और फिर उन्हें मारकर खा जाती हैं। मम्मा, हम तो बच गई, वरना वो अब तक चील बहनें हमें खा चुकी होती।